बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बैरिस्टर कामरान इलियास राजा। तो आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो ख़बर है। वो ख़बर क्या है जी कि महमूद खान अचकज़ई जो कि इस टाइम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और उनका इलेक्शन बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा है प्रेसिडेंट के लिए, और वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के मद्दे मुकाबिल हैं। उन्होंने आज प्रेसिडेंट का इलेक्शन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिख दिया। तो हम ये बात करेंगे कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को क्यों लिखा और क्या इलेक्शन कमीशन इस प्रोसेस को रोक भी सकती है या नहीं रोक सकती। फिर हम आगे चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। उसके मुताबिक हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे होता है, उसका तरीक़ाकार कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे दिया गया है। उसके बाद हम इलेक्शन एक्ट के ऊपर भी आ जाएंगे ताकि तमाम चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। और फिर हम ये बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने 4 हलके खुलवाने की बात कर दी है। तो ये 4 हलकों से ही पहले भी ये काम शुरू हुआ था और काफ़ी लंबा चला गया था। तो हम देखेंगे जी कि उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी जल्दी से आज का व्लॉग। तो देखें जी, महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो एप्लीकेशन दी है उन्होंने उसे बेस ये बनाया है कि क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज अभी पूरा नहीं है तो इस वजह से आप अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को थोड़ा सा लेट कर लें। हाई कोर्ट्स में इनकी रिट्स भी मौजूद हैं जिसके अंदर हाई कोर्ट्स ने भी रोक दिया हुआ है किसी भी रिज़र्व सीट के ऊपर किसी को लगाने से। तो देखना ये है कि क्या ये चीज़ सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। क्या इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होना चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अब जब हम बात करते हैं जी आर्टिकल 41 सब आर्टिकल 3 की, तो उसकी अगर हम बेयर रीडिंग करें तो द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सेकंड शेड्यूल बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस एंड द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असम्बलीज। इसका मतलब तो ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज के तमाम मेंबर इसके अंदर वोट देंगे। अब हम जब शेड्यूल 2 के ऊपर चले जाते हैं जहां इसका पूरा प्रोसेस दिया गया है, तो शेड्यूल 2 का सीरियल नंबर 11 के ऊपर ये बात मौजूद है कि द बैलेट पेपर शैल बी इशूड टू ईच मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट एंड ऑफ ईच प्रोविंशियल असम्बली who presents himself for voting at the meeting of the members of the Majlis Shura Parliament or as the case may be of the provincial assembly of which he is a member। तो बात ये है जी कि इसके अंदर जो बात लिखी गई है कि वो बंदा जो कि प्रेजेंट होगा, जो वोटिंग वाले दिन प्रेजेंट होगा, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसका मतलब ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होना ज़रूरी नहीं है। ये आपकी पास में भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपका इलेक्टोरल कॉलेज तो पूरा होता ही नहीं है। काफ़ी सीट्स ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर कुछ कैंडिडेट्स फोत हो जाते हैं, जिसके ऊपर री इलेक्शन होने होते हैं, तो वो कैंडिडेट तो मौजूद नहीं होते। इसी तरह कुछ इलेक्शन पिटिशंस होती हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से वो लोग हलफ नहीं उठा सकते। तमाम इलेक्टेड मेंबर्स पूरे नहीं होते। तो रिज़र्व्ड सीट्स की अहमियत, नो डाउट ये रिज़र्व सीट्स मिला के ही आपका इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर आपका जो इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन एक्ट 2017, वो क्या कहता है। देखिए, इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल नंबर 104, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी कि आर्टिकल 104 डील करता है रिज़र्व सीट्स के साथ। अब आर्टिकल 104 के अंदर क्या बात लिखी गई है। आर्टिकल 104 के अंदर ये बात लिख दी गई है कि आपके पास, हर पार्टी के पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जिसके अंदर उन्होंने अपने रिज़र्व कैंडिडेट्स के बारे में मालूमात फराहम करनी होती हैं, एक लिस्ट प्रोवाइड करनी होती है इलेक्शन कमीशन को। इस केस में ये हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद ने ना तो उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की और साथ ही उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दे दी जी कि हमें तो रिज़र्व सीट्स की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तहरीक इंसाफ के मेंबर्स जो कि इंडिपेंडेंट लड़े हैं, उन्होंने सीट्स ली हैं, उनका एक राइट बनता था रिज़र्व सीट्स के ऊपर, लेकिन प्रोसेस तो बहरहाल उन्होंने फॉलो करना था ना। अगर प्रोसेस नहीं फॉलो किया तो देखा तो कानून जाएगा ना। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने रिज़र्व सीट्स वाले मामले में इनके खिलाफ रूलिंग दी है, जिसे ये चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, उधर से जो भी फैसला आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कानून के खिलाफ तो कोई बात नहीं कर सकती ना। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी कानून ही, उसमें हो ये सकता है कि फिर कानून के अंदर कोई अमेंडमेंट कर दी जाए
या फिर देखें, एक तो जजमेंट लॉ भी होता है ना, ऐसी कभी इससे पहले कोई सूरत हाल आई नहीं है कि जो हमें कोई ऐसी प्रेसिडेंस मिल सके कि हम ये बात उससे देख सकें। इधर तो सिर्फ फिर कानून की ही बेयर रीडिंग है, जो चीज़ आपको समझ आती है उससे ही आप एक मतलब निकालेंगे, उसे अदरवाइज लेके जाने के लिए तो आपके पास पीछे कोई मिसाल मौजूद होनी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो कानून के मुताबिक तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिलती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। और देखें, अब दूसरी बात यह है कि क्या इन सीटों की बंदरबाट हो जाएगी? देखें जी, ये तो बंदरबाट वाली बात जो है ये ज़रा थोड़ी सी गैर मुनासिब है। रिज़र्व सीट्स बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो तो आपने पूरी करनी है ना। अब वो किस तरह पूरी करनी है कि वो आपकी जो पार्टीज़ जिन्होंने जितनी सीट्स ली हैं उनका जिस तनासब से रिज़र्व सीट्स मिलती हैं उन्हें उतना उसमें से शेयर मिल जाएगा। यही इसका कानून के मुताबिक तो इसका यही हल है। इससे ये नज़र आती है कि देखें, महमूद खान अचकज़ई साहब की ये भी एक सिर्फ एफर्ट ही लग रही है कि किसी तरह सदर आरिफ अलवी साहब कुछ और अरसा लगा जाए इधर, लेकिन अल्टीमेटली ही हैज़ टू गो बैक। लाइक उन्होंने तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा अरसा खींच लिया हुआ है, तो उन्होंने आखिरकार ये सीट तो छोड़नी है ना, क्योंकि पीटीआई का अभी तो कोई बंदा भी ऐसी किसी सीट पे मौजूद नहीं है, सिर्फ एक आरिफ अलवी साहब ही रह गए हैं। तो वो ये उनकी ख्वाहिश होगी कि हमारा कम से कम सदर तो हमारा हो, तो उसके लिए बस ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को थोड़ा सा अल्तवा में लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई अमल दरामद इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, ये मेरा अपना ख्याल है। मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन कर दे, लेकिन जितनी मुझे समझ बूझ है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद दूसरी बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 4 हल्के खोलने का दोबारा जो बात की गई है, देखें ये भी ठीक है। उनका एक मानना है कि हमारे साथ इलेक्शन में ज़्यादती हुई है और ये 4 हल्के खोल दिए गए, तो फिर तो 4 हल्के PMLN भी खुलवा सकती है KPK के अंदर। अगर इधर भी 4 हल्के खुलते हैं, उधर भी 4 हल्के खुल जाएंगे, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उधर से सपोज़ एक हल्के के अंदर कोई आपको गड़बड़ निकल आती है, इधर आपकी 2 हल्कों के अंदर निकल आती है, या अदर वे राउंड हो जाती है बात, तो उसका ये होगा जी कि इलेक्शन आपका मुतनाज़ा हो जाएगा। अभी तक तो ज़ुबानी कलामी मुतनाज़ा चल रहा है ना, फॉर्म 45 और 47 की बात अभी तक चल रही है हमारी, तो वो लेकिन ये मुतनाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद री इलेक्शन करवाना वो एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिससे मेरा नहीं ख्याल कि जिन्होंने ये इलेक्शन करवाया है वो चाहेंगे कि इतनी जल्दी एक री इलेक्शन भी करवाया जाए। तो ये रिक्वेस्ट भी मुझे पूरी होती दिखाई नहीं दे रही इन नियर फ्यूचर। हाँ, ये इलेक्शन कमीशन में जाएं, वहाँ पे इनके जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक इलेक्शन पिटीशन करें, उसके बाद आगे जो कुछ भी होगा, जो इनके हक़ में होगी बात या इनके ख़िलाफ़ होगी, वो चैलेंज कर सकते हैं आगे भी। तो खैर उसका तरीक़ाकार तो यही है और इसी के मुताबिक ही चलना चाहिए। कानून के मुताबिक तो यही सूरत हाल बनती है कि अगर इन्हें किसी हल्के के ऊपर शक है तो उसके बारे में ये इलेक्शन पिटीशन कर सकते हैं। कानून मौजूद है, उस कानून को फॉलो करें। कानून की हुक्मरानी यही होती है। और उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।